नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात आरक्षण की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि जब तक समाज में भेदभाव है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए और संविधान में दिए गए आरक्षण का संघ समर्थन करता है। मोहन भागवत नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि आरक्षण केवल वित्तीय या राजनीतिक समानता सुनिश्चित करने के लिए नहीं बल्कि सम्मान देने के लिए भी है। भेदभाव झेलने वाले समाज के कुछ वर्गों ने 2000 साल तक परेशानियां उठाई हैं, तो क्यों ना हम यानी जिन्होंने भेदभाव नहीं झेला है वो 200 साल तक कुछ दिक्कतें उठा सकते हैं और जब तक हम उन्हें समानता नहीं दे देते तब तक कुछ विशेष उपचार तो होना ही चाहिए और आरक्षण उनमें से एक है। हमने अपने ही समाज के बंधुओं को सामाजिक व्यवस्था के तहत पीछे रखा। उनका जीना पशु समान हो गया तो हमने चिंता नहीं की और ऐसा कम से कम 2000 वर्ष चला ही है। धीरे धीरे उनको अपने बराबरी में लाने तक उनको कुछ विशेष उपाय करने पड़ेंगे। ऐसा वो आरक्षण लागू किया है। इसलिए जब तक वो भेदभाव है तब तक उसको चालू रहना चाहिए। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको हम संघ के लोग तो पूरा समर्थन देते हैं। हम आज तक लेने वाले थे, अब हमको देने वाला बनना है। ऐसे अपने समाज के वर्गों के प्रमुख लोगों की भाषा अब ये हो रही है। इसलिए एक सद्भाव बनाकर हम इन बातों को देखें, नफा नुकसान का विचार न करें। अपने लोगों के लिए जिन्होंने 2000 साल कष्ट झेला, हम 200 साल कष्ट झेल ले तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा विचार हमको करना चाहिए। ऐसा मेरा निरीक्षण है। तो 2015 में संघ प्रमुख का बयान आया था। बिहार चुनावों के पहले पंचजन्य और ऑर्गेनाइजर को उन्होंने इंटरव्यू दिया था। उसमें कहा था कि आरक्षण की जरूरत और उसकी समय सीमा पर एक समिति बनाई जानी चाहिए। आरक्षण पर राजनीति हो रही है, इसका दुरुपयोग किया जा रहा है और इसे देखते हुए आरक्षण पर फिर से विचार करने की जरूरत है। तो आज हम वही समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आरक्षण पर संघ का रुख बदला है? जो संघ प्रमुख ने कहा है, क्या वो एक चुनावी बयान है या फिर वाकई वैचारिक बदलाव है? क्या संघ प्रमुख के बयान का हाशिए पर पड़े लोगों पर असर होगा? तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ विनय सहस्त्रबुद्धे मौजूद हैं, जो कि सांसद हैं बीजेपी के। हमारा विनय जी, पहला सवाल यही है, क्या संघ का रुख आरक्षण पर बदला है? 2015 में भी भागवत जी का बयान आया था, आपका क्या आंकलन है? मेरा आक्षेप है आपके इस वर्णन को, क्योंकि संघ का रुख सामाजिक न्याय, समता और समरसता के बारे में वर्षों से यही रहा है, जिसका कि बयान आज हमारे सरसंघ चालक श्री मोहन जी भागवत जी ने किया है। क्योंकि मैं इतिहास में पीछे आपको लेकर जाता हूँ। 1982 में पुणे में एक बहुत बड़े शिविर में उस समय के हमारे तृतीय सरसंघ चालक स्वर्गीय श्री बाला साहब देवरस जी ने कहा था कि अस्पृश्यता अगर कोई पाप नहीं है तो शायद विश्व में कोई भी चीज हम पाप नहीं कह सकते। इस कदर उन्होंने अस्पृश्यता के संदर्भ में भर्त्सना की थी, जातिवाद को पूरे तरीके से नष्ट करने की बात भी कही थी। मगर उनका एक महत्वपूर्ण बयान ये भी था कि कुल मिलाकर जाति भेद और जाति जाति में जो अंतर करने की पद्धति है और उसके कारण उच्च नीचता का जो भाव निर्माण होता है, और उनके शब्दों में कोट कर रहा हूं कि ये सारी व्यवस्था हैज टू गो लॉक स्टॉक एंड बैरल, ये उनके शब्द थे। तो इस पद्धति से इसको समूल पूरे तरीके से निर्मूल करना, इसका पूरे तरीके से एक यहाँ से उच्चाटन करना, ये बात उन्होंने कही थी। तो मैं मानता हूं कि आज सरसंघ चालक श्री मोहन जी भागवत जी का आज का बयान देवरस जी ने जो कहा था उसी को आगे बढ़ाने वाला और अधिक स्पष्टता जिनके मन में नहीं है उनके मन में निर्माण करने वाला स्टेटमेंट है। जी, संघ प्रमुख ने अपने बयान में आज ये भी कहा है कि सिर्फ आर्थिक राजनीतिक समानता का ही नहीं बल्कि सम्मान का मामला भी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। निश्चित रूप में, क्योंकि हम जब समरसता की बात करते हैं तब हम अवसरों की समानता की भी बात करते हैं, सम्मान के समानता की भी बात करते हैं और सुरक्षा की समानता की भी बात करते हैं।
तो अवसर भी समान रूप से मिले, सुरक्षा समान रूप से मुहैया हो और सम्मान भी सभी को समान रूप से मिलना चाहिए। ये मैं मानता हूं कि सामाजिक समरसता का एक दृष्टि से बोध वाक्य है। जी, मैं इसलिए आपसे पूछ रही थी, जो संघ प्रमुख के बयान का हाशिए पर पड़े लोगों पर क्या असर होगा, क्योंकि आए दिन कमजोर पिछड़ी जातियों के उत्पीड़न की खबरें आती रहती हैं। क्या इसका असर होगा हमारे समाज पर? देखिए, संघ की भूमिका कुल मिलाकर इस पद्धति से जाति भेद के कारण किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है, किसी का शोषण या उत्पीड़न हो रहा है, तो उस पर हमेशा एक समान रही है और उसकी हमने निरंतर भत्सना ही की है। मगर उसके आगे बढ़कर ऐसी कोई रचना ही समाज में न रहे जिसके कारण हमारे निर्बल वर्ग को, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित ऐसे वर्ग को किसी भी तरीके की यातना का सामना करना पड़े। इसलिए सामाजिक समरसता के आधार पर इन सारे लोगों को, इसमें घुमंतु जातियां भी है, इसमें हमारे आदिवासी जनजातीय भाई बहन भी है, इन सारे लोगों को हम किसी न किसी पद्धति से समाज की जो भी हमारी संगठन की धारा है उसके साथ जोड़ रहे हैं। आज संघ के कई सारे पदाधिकारी होंगे, विभिन्न स्तरों पर काम करने वाले कार्यकर्ता होंगे, इसमें समाज की ये सारे वर्ग समाहित है। हम जाति भाव की पद्धति से सोचते नहीं और उसको दिखाते भी नहीं, मगर आज की वास्तविकता यह है कि संघ में ये सारी उपेक्षित जातियां, हमारे उपेक्षित भाई बहन बहुत अच्छे तरीके से प्रविष्ट हुए हैं और अन्य सभी लोगों के साथ वो भी राष्ट्र सेवा का अपना जो काम है वो बखूबी निभा रहे हैं। जी, सहस्त्रबुद्धे जी, हमारे यहाँ 2024 में अब चुनाव होने वाले हैं। कई राज्यों में तो इसी साल चुनाव हैं। आपको याद होगा 2015 में जो बिहार चुनावों से पहले भागवत जी ने कहा था कि आरक्षण पर राजनीति हो रही है, इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, इसे देखते हुए आरक्षण पर फिर से विचार करने की जरूरत है। और उसका असर जो बिहार के नतीजे आए थे हम सबके सामने, आप इसे कैसे समझाएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि उस समय भी उनके स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर या गलत पद्धति से प्रस्तुत किया था। संघ में पले बढ़े हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ता जानते हैं कि हमारी सामाजिक न्याय की भूमिका दशकों से यही रही है और इसमें कोई अंतर नहीं है और इसमें कोई बदलाव भी नहीं है। हम सामाजिक न्याय के पक्षधर है पहले से और आरक्षण उसी व्यवस्था का एक अभिन्न अंग होने के कारण हम उस व्यवस्था के बारे में जो सोचते हैं, जो समान हमारी सोच है, उसी को आदरणीय भागवत जी ने आज अपने शब्दों में कहा है। बिल्कुल। आखिरी सवाल यही है कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की बात हो रही है, तो ये भी अब एक चुनौती है। महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, अन्य सभी दलों के साथ सरकार इस मसले का समाधान ढूंढने के काम में लगी हुई है। मैं मानता हूं कि समाधान निश्चित रूप में जल्द से जल्द ढूंढा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार हम सबके साथ, दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो ये थे विनय सहस्त्रबुद्धे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, और उनका यही कहना है कि संघ की जो सोच है उसमें बदलाव नहीं है और पहले से ही इस तरह से विचार चले आ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं देश की बात में और महाराष्ट्र से जुड़ी हुई खबर जिसका हम जिक्र कर रहे थे उसका रुख करते हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह से मराठा आरक्षण की मांग हो रही है, पिछले कई दिनों से जालना जिले के अंतरावाली सराटी गांव में मराठा आरक्षण को लेकर चल रहे मनोज जरंगे पाटिल के अनशन को खत्म कराने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने रास्ता निकाला है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल घोषणा की थी कि 3 पीढ़ियों से पहले जिनके पास मराठा कुणबी होने के प्रमाण पत्र मिलेंगे, उन्हें कुणबी प्रमाण पत्र सरकार जारी करेगी। कुणबी प्रमाण पत्र देने में कोई तकनीकी खामी आती है तो इसे दूर करने के लिए सरकार ने पूर्व न्यायाधीश संदीप शिंदे की अध्यक्षता में 5 सदस्यों वाली कमेटी भी बना दी। लेकिन बड़ा सवाल यही कि क्या सरकार के पास ये अधिकार है कि वो ऐसी कोई कमेटी बना दे या फिर ये अधिकार सिर्फ ओबीसी कमीशन के पास है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए चलेंगे अपने सहयोगी रौनक के पास। रौनक, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगर आप सुन सकते हैं, ये बताइए क्या हुआ इस पूरे मामले में, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत चुनौतीपूर्ण गंभीर मामला है शिंदे सरकार के सामने।
तो देखिए निश्चित तौर पर सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। हालांकि कल सरकार ने एक बीच का रास्ता निकालने की जो कैबिनेट की बैठक थी उसमें ये फैसला जरूर लिया कि जो मराठा समाज के लोग खासतौर से मराठवाड़ा के इलाके में रहते हैं उन्हें जो निजाम के वक्त अगर वो उनके पास कुणबी के सर्टिफिकेट्स थे तो ऐसे लोगों को ओबीसी के तहत कुणबी सर्टिफिकेट जारी कर आरक्षण देने की एक रास्ता जो है वो निकालने की कोशिश की। लेकिन जो जालना में अनशन चल रहा है वो मनोज जरांगे पाटिल अपने अनशन को जो है वो खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है केवल उन लोगों को आरक्षण देने की जरूरत नहीं है कि जिनके पास ये सर्टिफिकेट है, बल्कि सभी लोगों को, जो मराठा समाज के उन सभी लोगों को आरक्षण जो है वो सरकार दे, उसके बाद ही वो अपना अनशन जो है वो खत्म करेंगे। सरकार के सामने दोहरी चुनौती रहने वाली है कि एक तरफ इस अनशन को खत्म करना और दूसरी तरफ इसका बीच का रास्ता निकालना। लेकिन जो कानूनी जानकार और खासतौर से जो संविधान को समझने वाले लोग हैं उनका कहना है कि सरकार ने भले एक कमेटी बना दी और यह घोषणा कर दी हो कि वे कुणबी सर्टिफिकेट जो है सरकार जारी करेगी, लेकिन ये सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार जो है वो बैकवर्ड कमीशन को होता है। लिहाजा ये क्या अगर इसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है तो क्या वाकई में ये कोर्ट की दहलीज पर मामला टिक पाएगा, ये बड़ा सवाल है। और आने वाले कुछ दिनों में इसको लेकर और क्लैरिटी जो है वो सामने निकल कर आएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और जो चुनौती है सरकार के सामने और क्या एक तरह से टाला जा रहा है इसे, बहरहाल कोर्ट के सामने टिक पाएगा जो सरकार ने कदम उठाए, ये महत्वपूर्ण रहेगा, देखने लायक। आइए आगे बढ़ते देश की बात में और अपने पर्यावरण, अपने मौसम की, गर्मी की बात करते हैं। दुनिया भर में अगस्त महीने में गर्मी का रिकॉर्ड टूटा है। 2016 के बाद 2023 सबसे गर्म साल है। हालांकि अभी भी इस साल के 3.5 महीने से ज्यादा बचे हुए हैं, तो हो सकता है कि ये साल सबसे गर्म साल ही हो जाए। WMO और यूरोपीय जलवायु सेवा कोपरनिकस ने बताया है कि पिछले महीने अब तक का सबसे गर्म महीना दर्ज किया गया है। तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की गई हुई है। वहीं ये भी कहा गया है कि अगर अगस्त 2023 को छोड़ दें तो अगस्त 2023 अब तक का सबसे गर्म महीना भी है। यदि पिछले कुछ महीनों से बढ़ते तापमान की तुलना करें तो अगस्त 2023 में तापमान सामान्य से 0.71 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। वहीं यूरोप, दक्षिण अमेरिका, जापान सहित कई जगहों पर दर्ज किया लू का कहर। और इस पर बात करने के लिए हम चलते हैं अपने सहयोगी हिमांशु शेखर के पास। हिमांशु, जो ये तापमान को लेकर जो ये तमाम आंकड़े आए हैं, किस तरह से क्लाइमेट चेंज भी सामने नजर आ रहा है, क्या असेसमेंट है सरकार का, क्योंकि इसका काफी असर पड़ेगा तमाम क्षेत्रों में हमारे देश में, कृषि भी है इसमें। जी देखिए, निश्चित तौर पर मौसम विभाग के डीजी ने एनडीटीवी से कहा है कि इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो कमजोर मॉनसून है। आपको याद होगा अगस्त महीने में इस साल 1901 के बाद पिछले 122 साल में औसत से सबसे कम बारिश रिकॉर्ड की गई अगस्त महीने में, जब बारिश का जो स्तर था वो 35 से 36% औसत से नीचे गिर गया था। और यही वजह है कि अगस्त महीने में ही 1901 के बाद जो औसत अधिकतम तापमान है देश में, एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर अगस्त महीने में, वो भी 1901 के बाद सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। यानी अगस्त महीना न सिर्फ मॉनसून के दृष्टिकोण से पिछले 122 साल में सबसे कमजोर महीना रहा, बल्कि तापमान के दृष्टिकोण से भी सबसे ज्यादा तापमान रहा। और वही ट्रेंड जो है अब आपको सितंबर के पहले हफ्ते में भी बहुत साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जो आज के आंकड़े हैं निधि, मैं देख रहा था मौसम विभाग ने जो जारी किए हैं, 1 जून से 7 सितंबर इस मॉनसून सीजन के दौरान जो 5 राज्य हैं जिनको आप प्रॉब्लम स्टेट्स बोल सकते हैं, वहां पर औसत से बहुत कम बारिश हुई है। उसमें सबसे ऊपर है केरला, जहां पर औसत से 45% कम बारिश इस पूरे मॉनसून सीजन में 1 जून से 7 सितंबर तक हुई है। इसके बाद नंबर आता है झारखंड का, जहां पर औसत से 35% कम बारिश हुई है। बिहार में 27% से कम औसतन 27% कम बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश में 20% और मध्य प्रदेश में 17%। और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के भी स्टेट्स हैं। हालांकि कृषि के दृष्टिकोण से मणिपुर और मिजोरम जो है वो उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उड़ीसा में भी 12% डेफिशिएंसी है, पश्चिम बंगाल में 13% डेफिशिएंसी है। और इन सब का नतीजा ये हुआ है कि ओवरऑल जो खरीफ फसलों की बुआई हुई है अब तक, जो 1 सितंबर तक के आंकड़े कृषि मंत्रालय ने जारी किए हैं, उसमें ओवरऑल जो सभी खरीफ फसलों को अगर आप मिलाकर देखें तो जो लैंड एरिया है, यानी बुआई का जो क्षेत्रफल है,
वो करीब 4.5 लाख हेक्टेयर ज्यादा है, लेकिन दलहन की फसलों का जहां तक सवाल है वो 11 लाख हेक्टेयर के आसपास इस बार घट गया 1 सितंबर 2023 को 1 सितंबर 2022 के मुकाबले। तो इसका असर है हमारे आपके जीवन पर भी और साथ ही भारतीय कृषि पर, विशेषकर दलहन की फसलों पर। निधि, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु। तो सरकारों को खाद्यान्न को लेते हुए सतर्क रहने की जरूरत है। जिस तरह से दुनिया भर में तापमान बढ़ा है, हमारे देश में भी बढ़ा है। और आगे बढ़ने से पहले उत्तराखंड की एक जानकारी आपको दे दें। सितंबर की गर्मी उत्तराखंड में बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। इस साल सितंबर का तापमान पिछले 10 सालों में सितंबर के सामान्य तापमान से करीब 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। देहरादून में 1 सितंबर को ही तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अगले कुछ दिन में ये और बढ़ सकता है। माना जा रहा है कि इस साल करीब 50 साल की गर्मी का रिकॉर्ड टूट सकता है। हालांकि 2020 में 21 सितंबर को 35.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था। तो G20 की तैयारियां। दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में एक डिजिटल जोन बनाया गया है। इस जोन में भारत की जो डिजिटल उपलब्धियों का जिक्र है। यहां साइकिल चलाइए और भारत की डिजिटल क्रांति की जानकारी पाइए। प्रगति मैदान के हॉल संख्या 4 में स्थित अत्याधुनिक तकनीक और ज्ञान के केंद्र ये है भारत मंडपम के हॉल नंबर 4 में डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन। यहाँ की डिजिटल वॉल पर डिजिटल इंडिया की 7 प्रमुख चीजों को दिखाया जा रहा है। इनमें आधार, डिजी लॉकर, यूपीआई, ई संजीवनी, दीक्षा, भाषिनी और ONDC को लेकर जानकारी मिलेगी। यही नहीं, यहाँ एक साइकिल है जिसे आप चलाएंगे तो भारत की डिजिटल क्रांति की तमाम जानकारी मिलती जाएगी। वहाँ पे साइकिलिंग कर सकते हैं और साइकिलिंग करते ही हमारी डिजिटल इंडिया को जो गति मिली है और जो विकास हुआ है वो उसका एक नजारा देख सकते हैं। तो इट इज अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट। व्हाइल साइकिलिंग you also see and you witness the progress which India has made. यही एक कियोस्क पर आस्क गीता है, AI enabled डिवाइस जो किसी भी सवाल का जवाब गीता से जोड़कर देने में सक्षम है। तकनीक हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा क्यों है? Once you've asked the question, the interface goes to Geeta, identifies the solution and gives a tailored answer on the spot. नमस्ते निष्ठा। भगवद गीता के अनुसार तकनीक हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यह हमें प्रगति की ओर ले जाता है और हमारे जीवन में सुधार करने में मदद करता है। जीवन से संबंधित कोई प्रश्न आते हैं जी, ठीक है, तो AI इनेबल प्लेटफॉर्म है। आप उसमें डालें जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, युद्ध क्या है, शांति क्या है, योग क्या है। तो जो गीता बेसिक फिलॉसफी है उसको समाहित करते हुए आपको उन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। 2 दिनों के G20 सम्मेलन में भारत की डिजिटल प्रगति का ये कोना आधुनिक भारत के साथ साथ आध्यात्मिक भारत से भी परिचित करवाएगा। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। डिजिटल यात्रा पर जा सकते हैं और अपनी आंखों से डिजिटल इंडिया के भविष्य का अनुभव कर सकते हैं। तो दिल्ली में परसों से यानी 9 और 10 सितंबर तक होने वाली G समिट की सुरक्षा के लिए सेना भी लगाई गई है। सेना का बम निरोधी दस्ता सक्रिय रहेगा। विस्फोटक पकड़ने वाले डॉग स्क्वाड भी तैनात हैं। इसके अलावा सेना का काउंटर ड्रोन सिस्टम भी अपना काम करता रहेगा। बम को नाकाम करने वाले ऐसे करीब 20 दस्ते G20 के कार्यक्रम स्थलों पर तैनात हैं। उनके पास रोबोटिक उपकरण भी हैं। इनके साथ प्रशिक्षित डॉग भी हैं जो IED सूंघ सकते हैं। ऐसे करीब 16 यूनिट लगी हैं। G20 के दौरान सेना के इन दस्तों का काम किसी साजिश को नाकाम करना है।
सर हमारे पास इनफैक्ट आईडी के सभी इक्विपमेंट्स हैं जो एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस हैं, और जो ईडी डॉग्स हैं दे आर वेरी क्वालिफाइड। ये कोई भी सस्पेक्टेड एक्सप्लोजिव अगर प्रेजेंस ऑफ एक्सप्लोजिव जो है उसको वो किसी भी परिस्थिति में वो डिटेक्ट कर सकती है। बम निरोधक दस्ते और डॉग यूनिट के अलावा सेना का ड्रोन निरोधी सिस्टम भी तैनात है। इसमें लगे उपकरण G20 आयोजन स्थल पर किसी हवाई हमले का अंदेशा खत्म करने वाले हैं। थल सेना की एयर डिफेंस गन भी तैनात है। इस मीटिंग के प्रोटेक्शन के लिए हवाई जहाज और ड्रोन्स और स्पेस से कोई भी किस्म का हमला या ग्राउंड की तरफ से कोई भी हमला के खिलाफ बहुत जबरदस्त सिस्टम अपनाया गया है जो हमारा फौज ने अख्तियार कर रखा है। इसके अलावा दिल्ली के 4 बड़े अस्पतालों में सेना की मेडिकल टीम 24 घंटे तैनात रहेगी ताकि इमरजेंसी के दौरान लोगों की मदद की जा सके। साथ ही सेना ने दिल्ली पुलिस को ऐसे वाहन भी दिए हैं जो किसी जाम या गाड़ी बिगड़ने के हालात में मददगार हो सके। कुल मिलाकर करीब 3000 सैन्यकर्मी G20 की सुरक्षा में लगे हुए हैं। पुराना मुहावरा है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन दिल्ली को जिस तरह से एक दुर्ग में बदल दिया है उसे यही मुहावरा याद आता है। जाहिर है ऐसे अहम मौके पर सेना कैसे दूर रह सकती थी। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। शाहरुख खान की फिल्म जवान रिलीज हो गई है और मुंबई के बांद्रा स्थित गेयटी गैलेक्सी के इतिहास में पहली बार 6 बजे का शो रखा गया, जिसे शाहरुख खान के फैंस ने बुक किया था। फिल्म के शो से पहले शाहरुख खान के फैंस ने जश्न मनाया। फिल्म की रिलीज के जश्न मनाते हुए धूम धड़ाके के साथ नाचते गाते नजर आए। सबकी नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि ज़बरदस्त एडवांस बुकिंग के साथ क्या जवान तोड़ पाएगी पठान का रिकॉर्ड। हमारे सहयोगी प्रशांत सिसोदिया ने रिव्यू भेजा है। मैं इस वक्त खड़ा हूं मुंबई के गेटी गैलेक्सी सिनेमा हॉल पे। यहाँ पर सुबह 6 बजे से फिल्म के शोज चल रहे हैं और सुबह से जो उनके फैंस थे यहाँ पर जश्न मना रहे थे। मैंने भी फिल्म देखी, लेकिन मैंने दूसरे सिनेमा हॉल पर फिल्म देखी और मैं देखकर आया और मैं आपको बताऊंगा फिल्म के बारे में कि फिल्म मुझे कैसी लगी। सबसे पहले हम बता दें इस फिल्म के निर्देशक के बारे में। इस फिल्म के निर्देशक हैं एटली साउथ से हैं और जो फिल्म है ये पैन इंडिया फिल्म है एक तरह से कहें तो शाहरुख की। तो इस फिल्म की सबसे बड़ी जो खामी है वो ये है कि इस फिल्म की जो कहानी तो लिखी गई, कहानी के बाद जब स्क्रिप्ट में इसको ढाला गया तो उसका इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि वो ठीक से गुथी है या नहीं। क्योंकि जो सीन्स हैं स्टैंड अलोन सीन्स, यानी कि अकेले अगर आप सीन्स को देखें तो बढ़िया कमाल सीन्स हैं। एक्शन सीन्स की बात करें कमाल हैं उनके, हम शाहरुख खान की अगर इंट्रोडक्शन सीन की बात करें कमाल है। लेकिन आपको लगता है कि कहानी थोड़ी सी डिसजॉइंटेड है, सीन्स और कहानी में तालमेल थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। फर्स्ट हाफ की मैं ख़ासतौर से बात करूँ तो, और मुझे दूसरी खामी ये लगी कुछ ऐसे सीन्स हैं जो इमोशंस वाले हैं और वहाँ पे उन इमोशनल सीन्स में, उन भावनात्मक सीन्स में थोड़े ठहराव की ज़रूरत थी। अब मैं बात करूंगा फिल्म की खूबियों की। तो इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी है शाहरुख खान, क्योंकि शाहरुख खान की फिल्म है और शाहरुख खान के फैंस जब भी फिल्म आती है तो माहौल जो है वो त्यौहार जैसा हो जाता है और वही हुआ। और क्योंकि शाहरुख खान 4 साल के बाद इस साल उनकी ये दूसरी फिल्म आ रही है तो जैसा जोश पठान में देखने को मिल रहा था वैसा यहाँ भी देखने को मिल रहा है। तो जो खूबी है दूसरी वो ये कहूँगा कि शाहरुख खान जो है सबसे बड़ी खूबी तो वही है। दूसरी बात ये है फिल्म के जो एक्शन सीन्स हैं वो काफ़ी अच्छे डिज़ाइन किए गए हैं। तो लोग ये शायद फिल्म देखेंगे और ऑडियंस ये फिल्म देखेगी। ओपनिंग की बड़ी ओपनिंग की उम्मीद है। लोग कह रहे हैं करीब जो फिल्म कारोबार विशेषज्ञ हैं कि फिल्म की जो ओपनिंग है वो करीब 60 के आसपास लग सकती है। तो कुल मिला के ये शाहरुख के फैंस के लिए फिल्म है। आप जाएं देखें, अगर आप शाहरुख के फैन हैं, नहीं हैं तब भी देखें क्योंकि शाहरुख खान है। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आज जन्माष्टमी का त्यौहार है और रौनक किस तरह से इस त्यौहार की आपको रिपोर्ट्स दिखाएंगे।
और देश भर में कृष्ण जन्मोत्सव की जो धूम देखी जा रही है, इस पर और जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी गीता जोशी और मानसी। देश भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी का जो महोत्सव है वो मनाया जा रहा है। अलग अलग तरीके से इस महोत्सव को मनाया जा रहा है। कहीं दही हांडी का कार्यक्रम है तो कहीं दूर दूर से लोग कृष्ण की दर्शन के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। इस समय मैं द्वारका में मौजूद हूं, द्वारका के इस्कॉन टेम्पल में मैं मौजूद हूं और यहां पर कृष्ण जन्माष्टमी का जो फेस्टिवल है वो मनाया जा रहा है। उसकी तैयारियां मैं आपको दिखाऊंगी। आज रात 12 बजे अभिषेक होगा। अभी मेरे पीछे ठीक देखिए, यहाँ पर जो है सेल्फी स्पॉट्स बनाए गए हैं भक्तों के लिए जो आ रहे हैं दर्शन कर रहे हैं। वहाँ पर उनके लिए अलग अलग तरीके के सेल्फी स्पॉट्स बनाए गए हैं। श्री कृष्ण के बचपन को यहाँ पर पूरी तरीके से दर्शाया गया है। किस तरीके से एक नटखट किशोर माखन चोरी किया करता है और किस तरीके से वो अपने दोस्तों को खिलाता है। यहाँ देखिए श्री कृष्ण को यहाँ पर दिखाया गया है कि वो किस तरह से बंदरों के साथ अपना मक्खन जो है वो बांट रहे हैं। और ये सेल्फी स्पॉट है, यहाँ लोग आ रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं। क्या परफॉर्म कर रहे हैं? हमने कर लिया, हमारा फर्स्ट परफॉर्मेंस था। हमने गोवर्धन पर्वत दिखाया था अपने परफॉर्मेंस में। आप कुछ कहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि हमें बहुत मजा आया, पहली बार आए और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इसके अलावा भी और स्कूल से भी बच्चे यहाँ पर आए हैं? हाँ बिल्कुल आए। और कैसा लग रहा है आप सबको यहाँ? बहुत ज़्यादा अच्छा। इवन और स्कूल के जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये बच्चे हैं, इसके अलावा भी और स्कूलों के काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर आए, कल्चरल प्रोग्राम हुए, काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हुई। सुबह से अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर लगातार जो श्लोक बच्चे पढ़ रहे हैं, इसके अलावा जो श्री कृष्ण की स्तुतियाँ हैं वो यहाँ पर पढ़ी जा रही हैं। इस वक्त हम दिल्ली के पंजाबी बाग इस्कॉन टेम्पल में मौजूद हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज भगवान कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव है और इस महोत्सव में भगवान के दर्शन करने के लिए कई भक्त यहाँ पर कतारों में लगे हुए हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें यहाँ मंदिर में हर साल लाखों भक्त दर्शन के लिए पहुँचते हैं। इस्कॉन पंजाबी बाग की तरफ से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेमांजन दास जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हर साल यहाँ पर लाखों भक्त आते हैं दर्शन के लिए, किस तरह से इंतजाम आप करते हैं? जैसे कि अभी हमने कई भक्तों से भी सुना जो यहाँ पर आए हुए थे कि उनको ज्यादा परेशानियां नहीं हो रही, आराम से, जबकि हम देख भी रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें की तस्वीरें भी हमने देखी। तो इसके लिए हमारा पूरा बंदोबस्त रहता है, हमारा पूरा कोऑर्डिनेशन रहता है दिल्ली पुलिस के साथ, लोकल गवर्नमेंटल बॉडी के साथ। आप देखेंगे जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है, सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, हर जगह एसी इंस्टॉल किए गए हैं ताकि किसी को कोई घुटन ना हो। कई और चीजों का आयोजन भी किया गया है, लेजर शोज हैं और भी कई तरह के नाटक हैं और प्लेज हैं। उनके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। तो जो जन्माष्टमी महोत्सव है ये हमारा संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति है, वैदिक प्रणाली है, उसको भी प्रिजर्व करता है। तो इसके मद्देनजर बहुत सुंदर नाटिकाएं प्रस्तुत की गई है, जिसका अजन्म का जन्म एक लेजर शो है, अलग अलग कथक, भरतनाट्यम, वासुदेव कुटुंबकम इस थीम पे रखी गई है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप भी अगर आपको मौका लगे तो यहाँ पर आइए और इन सब का आप आनंद ले सकते हैं। दिल्ली से गीता जोशी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।